हेलो गाइस। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एटमॉस्फेयर और उसके अंदर की सारी लेयर्स। इस टॉपिक को हम काफी बारीकी से समझेंगे जिससे आपके एग्जाम्स के ज्यादातर सवाल इससे सॉल्व हो सके। एटमॉस्फेयर है क्या, पहले मैं आपको बता दूं। एटमॉस्फेयर वायुमंडल। पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या करना, नहीं पढ़ा हूं सर। देखो पेन की अब क्या जरूरत, दिखवा रहा हूं, अभी समझा रहा हूं। अभी तो आप सुनो केवल, है ना। केवल उससे नहीं कह रहा हूं, पीछे वालों से भी कह रहा हूं, बात नहीं करो तो सभी लोग। पृथ्वी, अर्थ जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात नहीं। अर्थ जो है, अर्थ के चारों ओर एक ब्लैंकेट है। ब्लैंकेट, कंबल, एक कवर है। पृथ्वी के चारों ओर एक कवर है, एक परत, लेयर भी कह सकते हैं इसको। एक परत है किस चीज की? तीन चीजों की मिला के। एक तो धूल के कण यानी डस्ट पार्टिकल्स, एक गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के अणु, ठीक है, और तीसरी जो है डस्ट, गैस और वाटर वेपर। वाटर वेपर यानी जल वाष्प, जल वाष्प, वाटर वेपर। सो तीन चीजों का मिश्रण पूरी पृथ्वी को घेरा हुआ है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इन तीन चीजों को मिला के ही बोला जाता है एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं? वायुमंडल। तो वायुमंडल या एटमॉस्फेयर क्या है? पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर परत है, जो परत बनी है धूल से, गैस से और वाटर वेपर से, और उसका एक परत, उस परत में तीनों चीजों का मिश्रण है। वो जो परत है, वही परत क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द लेयर आउटसाइड द अर्थ मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स, थ्री एलिमेंट्स, गैस, डस्ट, वाटर वेपर। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर की एक परत है जो तीन चीजों से मिलकर बनी है, धूल के कण, गैस के अणु और जलवाष्प, वाटर वेपर। इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ? वाटर जो होता है वो जब करंट, तो उसके बाद वो गैस में बदल जाता है। वो जो गैस अवस्था में जो वाटर होता है वो वाटर वेपर, इसको बोलते हैं। एटमॉस्फेयर जो होता है ये अर्थ के कितनी ऊंचाई तक है सर, कितनी मोटाई इसकी? लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना? 10,000 किलोमीटर तक। अर्थ चपका कैसे हुआ है? कभी निकल जाए बाहर, ये मटेरियल बाहर निकल जाए कभी, ये नहीं होने वाला कभी। क्यों? ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कभी ये जाता नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चिपका हुआ है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको इसमें ये जो एटमॉस्फेयर है ना, इसमें इसके अंदर 5 लेयर्स होती हैं, वो आपको पढ़नी है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान से देखने का। पहले ये क्लियर हुआ? इसमें कुछ डाउट हो तो पूछो, वरना हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं आपको एक और फैक्ट बता देता हूं, पेपर में आ सकता है। वैसे स्कूल के लेवल पे भी हम पढ़ते थे कि जो गैस है ना, वाटर वेपर और धूल तो समझ में आता है। धूल किससे बनती है? पत्थर वगैरह, मिट्टी वगैरह, ये सब घिस जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वही धूल है। वाटर वेपर तो जानते ही हैं, H2O उसका फॉर्मूला है। गैस की बात करें तो कौन कौन सी गैस है, मैं वो आपको बता रहा हूं। थोड़ा दूर हो गया होगा माइक। तो गैस जो है वो कौन कौन सी है, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में जो गैस है कौन सी है, बता सकता है कोई? नाइट्रोजन। कौन सी है? नाइट्रोजन, लगभग 78%। कितनी? 78%। दूसरी कौन सी है? ऑक्सीजन, लगभग 21% रहती है, लगभग 20 पॉइंट समथिंग रहती है, तो 21% मान के चलते हैं अपन। और कौन सी गैस रहती है भाई? इसके बाद रहती है, जैसे मैं आपको बताऊं, CO2 0.04% रहती है।
बाकी और गैस, हाइड्रोजन, हीलियम, जेनॉन, एक आर्गन भी होती है, आर्गन 0.9%, 0.94, 0.9 मान के चलते हैं, 0.9% आर्गन भी होती है। बाकी हाइड्रोजन, हीलियम, जेनॉन ये सब मिला के लगभग बहुत मीगर, मीगर यानी बहुत कम मात्रा में, है ना के बराबर, बहुत कम मात्रा में, हालांकि फिर भी बहुत हानिकारक होती है, लेकिन ये मीगर रहती है, बहुत कम मात्रा में रहती है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो ये सब गैस रहती है। सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे आर्गन, चौथे नंबर पे, चार तो कम से कम याद होनी चाहिए, बाकी भले ही ना हो चल जाए। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चार कम से कम याद होनी चाहिए। इसके बाद अब अपने को पढ़नी है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर होती हैं लेयर्स, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर ये अर्थ का सरफेस है, वायुमंडल में बहुत सारी परतें होती हैं, तो अगर ये अर्थ का सरफेस है, उस अर्थ के सरफेस से हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे लेयर्स अलग अलग होती जाएंगी। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो, सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर की जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो ट्रोपोस्फियर। ये हमें, ये बना दिया, ये हमें सरफेस पर, ठीक है ना। सबसे पहली वाली जो लेयर है वो कौन सी है? ट्रोपोस्फियर। हिंदी में इसको बोलते हैं शोभ मंडल। क्या बोलते हैं? शोभ मंडल। इतना क्लियर नहीं दिख रहा है? बस इससे ज्यादा नहीं, अब मेरे को फिर जगह चाहिए बात में। शोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। देखो, ये मैंने इस तरीके से क्यों बनाई है सर, सीधी लाइन क्यों नहीं बनाई? क्योंकि मान के चलें अगर ये थोड़ा सा मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बताऊं, पृथ्वी यदि ये है, सभी लोग हमें पढ़ते हैं ना, बीच वाली लाइन कौन सी होती है? 0 डिग्री इक्वेटर, पढ़ते थे स्कूल में, भूमध्य रेखा बोलते हैं इसको, है ना। ये वाली होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री पे, पढ़ते थे। ये होती है कौन सी? कैप्रिकॉर्न। ये मैं अलग से बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी ये कुछ रेखाएं होती हैं पृथ्वी पर, अक्षांश बोलते हैं इनको, लैटिट्यूड बोलते हैं इनको। ऐसी पृथ्वी पर ऐसी रेखाएं बनी हुई हैं। पृथ्वी पर ये रेखाएं किस लिए बनाई गई हैं? ताकि अलग अलग पोजीशन को लोकेट किया जा सके। जैसे कोई भारत की पोजीशन देती है, रेखा का नाम बोल दो कि ये वाली रेखा, जैसे भारत की पोजीशन ये है, इंडिया जो है ना इस रेखा पर है। ये कैंसर, कैंसर बीचों बीच से निकलती है, मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से। तो कोई बोल दे कि इंडिया कहां पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है लोकेट। सो वो जब हम देखेंगे बाद में तो देखेंगे, पर हाल फिलहाल इंडिया में ये ऐसे, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया को ऐसा बांटा गया है ना। ये 0 डिग्री वाली जो है ना, इसको इक्वेटर बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ऊपर ये हो गई कर्क रेखा, और ये हो गई नीचे मकर, कैप्रिकॉर्न को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं नाम ही भूल गया, पता नहीं क्या। कर्क रेखा तो ऊपर वाली है, कैप्रिकॉर्न को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा, मकर ही याद आ रहा था लेकिन मेरे को थोड़ा डाउट था, पर खैर कर्क रेखा और मकर रेखा दो होती है ना। तो देखो, एटमॉस्फेयर क्या है? इसके ऊपर की लेयर है ना, यही है। तो अगर हम ट्रोपोस्फियर की बात करें ना, ट्रोपोस्फियर ऐसा है, जो सबसे पहली वाली लेयर हमने अभी पढ़ी ना, जो अभी हम बता रहा था आपको, वो लेयर कुछ ऐसी है। वो लेयर ना ऐसी है।
मतलब देखो, जो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहां पर इसकी मोटाई कम है, और इक्वेटर पे देखा जाए तो मोटाई क्या है, ज्यादा है। इतना समझ में आया? ये जो लेयर है ट्रोपोस्फियर, ये कहां पर इसकी मोटाई कम है, पोल्स पर, ध्रुवों पर इसकी मोटाई कम है, क्या है, और इक्वेटर पर इसकी मोटाई क्या है, ज्यादा। इतना ध्यान रहेगा। अब मैंने जो पिछले डायग्राम में क्या बनाई, धरती की सतह, तो धरती की सतह मैंने बनाई है ना, तो अगर ये वाली जो है, ये आधा, इसको अगर मैं खोल दूं ऐसा, स्ट्रेट लाइन खोल दूं ऐसा, इसको खोल दूं सीधा, तो कैसा बनेगा डायग्राम, ऐसे ही तो बनेगा, है ना। यहां ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये इक्वेटर, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये इक्वेटर। बस मैंने ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज ध्यान से देखना, ये वाली चीज पृथ्वी का आधा हिस्सा, इसको खोल के सीधा कर, तो सीधा अगर मैंने किया तो कैसी देखेगी, ट्रोपोस्फियर की परत। यहां देखो कम मोटी, यहां भी कम मोटी, और यहां ज्यादा मोटी, या ऐसे ही तो था, कम मोटी, ये ज्यादा मोटी, यही तो था। समझ में आया? बस इतना सा कर रहे हैं, पर ऐसे ही समझे आप, थोड़ा इमेजिनेशन करें कि ये जो मैंने बनाया है रेक्टेंगल, ये क्या है, इसमें मैं आपको सारी लेयर समझा पाऊंगा आसानी से। ऐसे ही बनाया जाता है इसका। तो ये हो गया 0 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया 90 डिग्री साउथ। यानी पोल्स पर, ध्रुवों पर मोटाई कम, और इक्वेटर पे मोटाई ज्यादा। कितनी है वो बता देता हूं। इधर होती है 8 किलोमीटर, कितनी, 8 किलोमीटर, और इधर होती है 18 किलोमीटर। कितनी होती है, 18 किलोमीटर। ये जो ट्रोपोस्फियर होता है, इसमें जैसे जैसे कोई व्यक्ति जमीन से ऊपर जाता है, वैसे वैसे तापमान, टेम्परेचर गिरता है। टेम्परेचर क्या होता है, गिरता है। मैं ऐसे यही बना देता हूं, टेम्परेचर गिरता है। जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, गिरेगा। टेम्परेचर क्या होगा, गिरेगा। उसकी रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर, वो मैं आपको और बता देता हूं। रेट होती है कुछ ये 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। प्रति किलोमीटर ऊपर गए 3.5 सेल्सियस कम हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। हिंदी में बोले तो सामान्य ह्रास दर। ह्रास यानी कम हो जाना, सामान्य ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट कितनी होती है, वैल्यू आ सकती है, पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। कितनी, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। सत्यम इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ट्रोपोस्फियर का मामला। ट्रोपोस्फियर में पूरा अपना जो एटमॉस्फेयर है ना, जो हम पढ़ने वाले हैं, ये पूरा एटमॉस्फेयर है एक्चुअली, और मैं इसमें 5 लेयर बनाने वाला हूं, ठीक है ना। तो पूरा एटमॉस्फेयर जो है, उसमें ये ट्रोपोस्फियर है ना, इसके अंदर 75% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर है। मतलब पूरे वायुमंडल का 75% द्रव्यमान इसी वाली परत में है। तो यही परत है सबसे मेन। ज्यादातर गैसें इसी में मिलती हैं। पूरा का पूरा पानी, वाटर वेपर, शिवानी, पूरा का पूरा वाटर वेपर यानी पानी किस में मिलता है, ट्रोपोस्फियर में ही मिलता है। किस में मिलता है, ट्रोपोस्फियर में ही सारी वेदर की चीजें होती हैं, जैसे बादल का बनना, हवाएं, पवन, एक्सेट्रा, बारिश, वर्षा, ये सब इसी में होती है ट्रोपोस्फियर में, इसके ऊपर नहीं होता। यानी बादल ज्यादातर इसी हाइट पे होते हैं, 17-18 किलोमीटर, इससे ऊपर नहीं होते। और टोटल एटमोस्फियर तो कितना है, 10,000 किलोमीटर। पढ़ाना भी हमने पिछली वाली में, टोटल एटमोस्फियर कितना है, 10 है। उसकी पहली परत है ट्रोपोस्फियर। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ट्रोपोस्फियर के बाद जो अगली वाली लेयर होती है, वो होती है स्ट्रेटोस्फियर। कौन सी होती है अगली लेयर, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, समताप मंडल। कौन सा मंडल, स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर को बीच वाली जो रेखा है, जो ये डिवाइड करती है जो लाइन, इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज। यानी
स्ट्रेटोस्फीयर पे पॉज लगा दिया, ऐसे याद कर लो। हिंदी में बोले तो क्षोभ विमार्ग, मार्ग रोक दिया उसका, क्षोभ विमार्ग। तो ये बीच वाली जो लाइन है क्या है? क्षोभ विमार्ग। बोलो क्या है? क्षोभ विमार्ग। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी को इतना क्लियर हुआ? ट्रोपोपॉज, पॉज कर दिया ना उसने, ऐसे याद कर लो ना। स्ट्रेटोस्फीयर जो होती है ना, इसकी ऊंचाई मैं तो बता दूं आपको, ये होती है लगभग 18 किलोमीटर ये है, और ये लगभग 50 किलोमीटर तक होती है। कितनी? यानी ऐसा समझ लें आप, ये 8 किलोमीटर है, ये 50 किलोमीटर की हाइट पे आ गए अपन। धरती से कितने किलोमीटर पे हाइट पे आ गए? 50 पे। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी को? स्ट्रेटोस्फीयर जो होती है इसी में पाई जाती है, पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है O3। O3 क्या है? ओजोन। क्या? ओजोन। ओजोन की क्वालिटी होती है कि ओजोन सन से आने वाली यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमें यूवी रेस से बचाती है। ओजोन परत की, ओजोन गैस की, ओजोन एक गैस है, ऑक्सीजन प्लस ओ, O2 प्लस ओ से मिलकर बनता है। ओजोन गैस की एक क्वालिटी है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, यूवी रेस को, अल्ट्रावायलेट रेस को बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, वो जो आती है उनको अवशोषित कर लेती है। उनका अवशोषण यानी उनको एब्जॉर्व कर लेती है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वो एब्जॉर्व कर लेती है तो हमें उससे बचा लेती है। यूवी रेज अगर धरती पे आती है तो उससे स्किन कैंसर वगैरह की बीमारियां हो सकती हैं, तो इंसानों को बहुत खतरा है यूवी रेज से। तो उससे कौन बचाता है? ओजोन। कौन बचाता है बोलो? ओजोन। ओजोन की एक और क्वालिटी है कि ओजोन ना जो सन से हीट आती है उसका भी अवशोषण कर लेती है, उसको एब्जॉर्व कर लेती है। इस चक्कर में क्या होता है ना, इस लेयर में हीट बहुत है। क्या है? हीट बहुत। तो इस क्या हो रहा था, ऊपर जा रहे थे तो टेम्परेचर कम हो रहा था, लेकिन इस लेयर में ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। किसकी वजह से बोलो? किसकी वजह से बोलो? ओजोन। यहां तक का पहले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक का सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। इसके बाद, इस लेयर के बाद जो तीसरी लेयर आती है वो है मीजोस्फीयर। कौन सी है तीसरी लेयर? मीजोस्फीयर। हिंदी में बोले तो मध्यमंडल। कौन सी? मध्यमंडल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को बीच में बांटने वाली लाइन क्या है? ट्रोपोपॉज। ऐसे ही समझ लें कि स्ट्रेटोस्फियर और मीजोस्फियर को बांटने वाली क्या है? स्ट्रेटोपोज। कौन सी है? स्ट्रेटोपोज। हिंदी में बोले तो शोभ मंडल और केवल समताप मंडल। बांटने वाली जो रेखा थी वो थी शोभ विमार्ग। कौन सी थी? इधर देखो। कौन सी थी बोलो? शोभ विमार्ग। और शोभ मंडल और समताप मंडल और ऊपर वाले को बांटने वाले का क्या है? ताप विमार्ग। कौन सी है? ताप विमार्ग। इस तरीके से लेयर्स पटी हुई हैं। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है मेजोस्फियर, मध्यमंडल, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, ये जमीन से लगभग 80 किलोमीटर ऊपर है। कितनी? 80 किलोमीटर तक ऊपर तक फैली हुई है। इसमें ज्यादातर कोई भी गैस नहीं है, खाली मामला है। खाली मामला है तो गैस नहीं है, तो गैस के मॉलिक्यूल टकराते नहीं है। टकराते नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं होता, घर्षण नहीं होता। घर्षण नहीं होता, जैसे घर्षण होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है ना, पर घर्षण नहीं हो तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। तो यहां पर हीट प्रोड्यूस नहीं होती। घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है तो ऊष्मा का वो होता है, मतलब उत्पादन होता है, बनती है ऊष्मा। लेकिन अगर घर्षण ही नहीं होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स टकराएंगे नहीं एक दूसरे से, तो घर्षण नहीं, घर्षण नहीं तो ऊष्मा नहीं, ऊष्मा नहीं तो तापमान। तो यहां तापमान घटाता, यहां तापमान बढ़ता है, यहां वापस तापमान क्या होने लगता है? एटमॉस्फेयर के सबसे कोल्डेस्ट लेयर है ये, सबसे ठंडी परत। इसके ऊपर तो टेम्परेचर पर बढ़ना ही है, क्योंकि ज्यादा ऊपर जाओगे तो फिर कौन बैठा है? सन। कौन है ज्यादा ऊपर जाओगे? सन। तो सन तो फिर तो यहां पर है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन एक चीज और समझे,
मैंने आपको उल्का पिंड पढ़ाए थे, मिटियोर्स, मिटियोराइट्स, जो बाहर से अंतरिक्ष से कोई पत्थर वगैरह या कोई भी शेल, कोई भी रॉक, कोई भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी की तरफ आता है तो उसको मिटियोर बोलते हैं। उल्का क्या बोलते हैं? मिटियोर या उल्का। मिटियोर कई बार पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाते, बीच में ही जल जाते हैं। रॉकेट वगैरह ऊपर से आते हैं, बीच में जल जाते हैं। कल्पना चावला के साथ जो हुआ था, कल्पना चावला भारत की एक एस्ट्रोनॉट थी, 2004 में वो मारी गई थी। पूरा उनका रॉकेट जो है पूरा भाप बन गया था, पूरा वो जल गया था और सब कुछ, बॉडी वॉडी कुछ नहीं मिली, कि भाप बन गया, वो तो पूरा खत्म हो गया था। तो अर्थ की तरफ जो भी आता है वो जल के जो खत्म हो जाता है ना, वो कौन सी लेयर में होता है? इसी लेयर में होता है। तो इसी लेयर में आसमान से कोई भी चीज आती है तो वो जल के खत्म होती है, वो इसी लेयर में होती है ना। तो यहां से अगर आ रही है कोई तेजी से तो इसी लेयर में जाके खत्म हो जाती है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चौथी वाली जो लेयर है इसके बाद, वो है कौन सी? वेरी गुड। कौन सी है? थर्मोस्फियर। चौथी वाली लेयर कौन सी है? तापमंडल। ये पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊंची है। कितनी? 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर्स, एट द हाइट ऑफ 400 किलोमीटर्स। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? इसमें ऊपर जाने पर, क्योंकि सन के करीब जा रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या होता है? इसमें बहुत सारे आयंस भी मिलते हैं, रेडिकल्स। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, जैसे हाइड्रोजन, जैसे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो यानी हीलियम में दो प्रोटॉन होंगे। दो क्या होंगे? प्रोटॉन। दो इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम रहते हैं। तो हाइड्रोजन का ऐसा रहता है, हीलियम का ऐसा रहता है ना। फिर उसके बाद सेकंड शेल बनता है, उसमें अगले आते हैं। पर आप तो इतना ध्यान रखें कि हाइड्रोजन में हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कई बार हीलियम कोई केमिकल, देखो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोई भी एटम होता है ना, एटम, पहले इंग्लिश में बोल रहा हूं, कोई भी एटम होता है, एटम के अंदर, एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। कौन होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन। न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उतने ही न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन नाम की कुछ चीजें ये चक्कर काट रही होती है न्यूक्लियस का। ऐसा समझ लें आप, ये होता है एटम। तो एटम, परमाणु, परमाणु के अंदर सबसे पहले होता है न्यूक्लियस, सेंटर में, केंद्र में। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन होंगे, मान लो 4 प्रोटॉन है, तो उस न्यूक्लियस के बाहर भी 4 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे इस न्यूक्लियस का। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा चलता है मामला। इसको बोलते हैं एटम, परमाणु। ठीक है। ऐसे ही हर किसी का एटम होता है, हाइड्रोजन का एटम होता है, हीलियम का एटम होता है। तो मैं बोल रहा हूं कि हीलियम का जो एटम है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस होता है बीच में, और बाहर कितने घूम रहे होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। कई बार कोई केमिकल रिएक्शन की वजह से हीलियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान में दे देता है। जब दान में देते हैं तो पुण्य मिलता है ना। क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। तो हीलियम ने अगर दान में दिया इलेक्ट्रॉन, तो उसको पुण्य मिलता है। उसको एक पुण्य जो मिलता है उसको बोलते हैं प्लस। क्या बोलते हैं? प्लस, या पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं उसको? पॉजिटिव चार्ज। केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते थे, प्लस और माइनस लिखा रहता था कोई भी केमिकल के ऊपर, वो होता है। तो फिर ये ऐसा बन जाता है, बन गया ऐसा, हीलियम के ऊपर प्लस लगा देते हैं। इन्हें बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं इनको? क्या बोलते हैं? आयन। तो थर्मोस्फियर में ऊपर की साइड क्या मिलते हैं, इसलिए ऊपर वाली लेयर को कई बार आयनोस्फियर भी बोलते हैं। थर्मोस्फियर के अंदर ही ऊपर वाली जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं? आयनोस्फियर। हिंदी में आयन मंडल, सिंपली क्या बोलेंगे? आयन मंडल। तो आयन मंडल इन चारों में किसमें मिलता है? थर्मोस्फियर में मिलता है। किसमें मिलता है? थर्मोस्फियर में। इतना क्लियर हुआ कि नहीं है सभी को? सभी कितना? इसी लेयर में रेडियो तरंगें भी चलती हैं, रेडियो वेव्स भी चलती हैं। तो जो टीवी, रेडियो से सिग्नल जो आते हैं ना, वो यहीं से आते हैं।
टीवी रेडियो काम कैसे करता है मैं आपको बताऊं। पृथ्वी कोई केंद्र है, रेडियो की बात कर रहा हूं सिंपल। केंद्र मान लो दिल्ली में, यहां से न्यूज पड़ी रिकॉर्ड होके वो न्यूज की तरंग उसको रेडियो वेव में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें? रेडियो वेव में। रेडियो वेव आसमान में भेजी जाती है, आसमान से वो जाती है इस लेयर में। यहां पर रेडियो वेव का रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तित, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट नहीं टकरा के वापस आना, रिफ्लेक्ट। इतना क्लियर? रेडियो तरंगें यहां से चलती हैं, यहां जाती है, आयनोस्फीयर टकराती है, वापस आ जाती है। यहां आप छतरी लेके बैठे रहते हैं अपनी छत के ऊपर, वो छतरी वो तरंगें कैप्चर कर लेती है, उसके बाद आपकी टीवी में रेडियो में जो भी सिग्नल आ जाता है आप सुनते हो। ऐसे काम करता है रेडियो सिग्नल। तो रेडियो सिग्नल, रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो संचार कौन सी परत की वजह से होता है? थर्मल से होता है, और उसमें भी कौन सी? आयनोस्फीयर। कौन सी? आयनोस्फीयर। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी को? लास्ट वाली लेयर होती है एग्जोस्फियर। कौन सी होती है लास्ट वाली लेयर? इसके ऊपर तो फिर कोई अंत नहीं है, ऊपर सन आ जाता है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हिंदी में इसको बोलते हैं बहिर्मंडल। कौन सा ये? बहिर्मंडल, सबसे बाहरी परत। इसमें कुछ भी नहीं होता, हाइड्रोजन हीलियम वगैरह कुछ थोड़ी बहुत गैस होती है, भाई कुछ भी नहीं होता। इतना सभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये है एटमॉस्फेयर। इसमें कुछ पूछना हो आपको तो पूछें, वरना हम आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन, अरे वो वैसे कोल्डेस्ट है, लेकिन उसमें गैस भी होती है। देखो, कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट माइनस डिग्री जाता है इसमें टेम्परेचर। कितना चला जाता है? -90। हेलो, मैंने बोला कोल्डेस्ट लेयर है, इसका मतलब क्या दुनिया का पूरे ब्रह्मांड का सबसे कोल्डेस्ट नहीं, बस इन पांचों में सबसे कोल्डेस्ट है। लेकिन अगर कोई बाहर से आता है ना, कोई रॉकेट गिर रहा है, जमीन पे गिर रहा है, कल्पना चावला का रॉकेट फेल हो गया मान लो, यहां आया, सर यहां क्यों नहीं चला? गर्म है, क्योंकि यहां पर कोई है ही नहीं उससे टकराने वाला, कोई गैस के मॉलिक्यूल है ही नहीं। अरे गैस के मॉलिक्यूल जब टकराएंगे उससे तभी तो घर्षण होगा और हीट प्रोड्यूस होगी। ठंडों में करते ना अपन, तो यहाँ कुछ है ही नहीं टकराने के लिए सीधे, कोई दिक्कत। यहाँ भी कुछ नहीं, ना के बराबर। ये आयंस बहुत कम होते हैं, ज्यादा थोड़ी है। यहाँ थोड़ी सी गैस बढ़ती है, यहां तक तो आ ही नहीं सकते, यहीं पर बढ़ जाती है गैस, कि घर्षण बढ़ जाता है यहीं पर। और टेम्परेचर यहां पर जब इतनी तेजी से घर्षण होता है, 500 600 1.5 2 हजार डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है टेम्परेचर। क्योंकि ये वो पहली लेयर है, जब कोई ऊपर से आता है उसको ये वो पहली लेयर मिलती है जहां पर घर्षण करने के लिए कुछ मॉलिक्यूल मिलते तो हैं, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, खाली मामला, सन्नाटा। आपने कभी सुना रॉकेट जो है, कोई रॉकेट, आप कभी सुनेंगे भी नहीं कि कोई रॉकेट अंतरिक्ष में जल गया अपने आप घर्षण से? नो, क्योंकि वहां अंतरिक्ष में कोई गैस है ही नहीं, ना के बराबर, तो कोई टकराने वाला है ही नहीं, तो घर्षण करोगे किससे? आपको दो हाथ चाहिए ना गर्मी पैदा करने के लिए, अब आप एक हाथ से लगे हैं, हाँ तो कुछ नहीं। लेकिन ये हाथ आप ऐसे कर रहे हैं, अगर आपके दोनों हाथों में मशीन लगा दी जाए और ये हाथ की स्पीड इतनी ज्यादा तेज कर दी जाए, बहुत ज्यादा तेज, तो आग भी लग जाएगी आपके हाथ में, जल जाएंगे, आपके हाथ खराब हो जाएंगे ना। तो वैसा वाला मामला।